हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस के बारे में। इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस, देखिए अब यहाँ पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव को लेके चलना। पिछले वीडियो में हमने आपको पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस के बारे में बताया था। तो पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस में हमने ये सीखा कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से स्टेट की सोवरेनिटी जो है, ठीक है, स्टेट की कह सकते हैं कैपेसिटी जो है, उस पे स्टेट की कैपेसिटी का इरोजन होता है। हर बार इरोजन नहीं होता और एट टाइम्स बूस्ट भी मिलता है। तो जो पॉलिटिकल कंसीक्वेंस हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का, वो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारे पास कहानी है वो है इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस की। इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस को किस सेंस में आपको समझना है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि शब्द की गरिमा को समझना, कि जैसे पॉलिटिकल में आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट पावर, ये पॉलिटिकल कंसीक्वेंस। इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस में आ जाएगा कि ट्रेड, इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लोगों के क्या पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिए। यहां से आप नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो चैप्टर हम पूरा पढ़ते हैं, स्पेशल क्लास होती है। स्पेशल क्लास के अलावा आप देखेंगे तो और भी ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं। वो सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, use the code DIGRAJ Digraj and explore all these amazing features on Unacademy app. Fine. अब देखिए यहां पे क्या है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉज आवर अटेंशन इमीडिएटली टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF एंड द WTO एंड द रोल दे प्ले इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, देखो ग्लोबलाइजेशन आपको पता है इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, उसमें इकोनॉमिक लग गया। मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से जो हम जुड़े हुए हैं ना, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आवर अटेंशन, इट ड्रॉज आवर अटेंशन टुवर्ड्स द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ चले जाता है। कौन सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस? जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक इंटरकनेक्शन हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही ना, इन्हें रेगुलेट कौन करता है? इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसी के साथ साथ में जैसे अगर आप देखोगे तो पैरेलल टू दिस, along with this, ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी एक्टर्स अदर देन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब जैसे होता है ना कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं या फिर आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट फुटबॉल की बात करें तो आप रोनाल्डो और मेसी को, तो मतलब ऐसा होगा नहीं कि दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। उसके अलावा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा भी क्या होता है, बहुत सारे दूसरे भी फुटबॉलर्स हैं, ठीक है, दे आर आल्सो डूइंग प्रीटी वेल। तो उसी तरह से क्या है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी एक्टर्स अदर देन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी दूसरे एक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को इंपॉर्टेंट, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं, अब अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन कोई इंसान तो है नहीं कि इधर से उठ के उधर चले जाएगा, बोल देगा देखो इंटरकनेक्शन हो गया। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज वो काम कर रही होती है, MNCs जो होती है, तो वो एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्शन और इन सारी प्रोसेसेस को जोड़ रही होती है। समझ में आई मेरी बात? तो वही चीज आपको ध्यान रखना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को जो समझते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा, जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जो इकोनॉमिक गेन्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस किया जाना चाहिए कि हु इज गेटिंग व्हाट, किसको क्या मिल रहा है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस की। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स में क्या आ जाएगा कि किसे क्या मिल रहा है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज द रियलिटी कि हम इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, दूसरे एक्टर्स का, इनका सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सारी चीजों के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक गेन्स का, वो कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इकोनॉमिक गेन्स का, मतलब कि किसको क्या मिल रहा है। ठीक है, किसको क्या मिल रहा है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है तो इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आप जैसे क्या क्या देख लोगे, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जैसे अगर आप देखेंगे तो आज मान लीजिए यूएस का मार्केट है, इंडियन मार्केट है, चाइनीज मार्केट है, ये सारे मार्केट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे मार्केट्स का आपस में जुड़ना क्या दर्शाता है कि यहाँ पे आप फ्लो देख रहे हैं, फिर एक्सचेंज देख रहे हैं, कमोडिटीज का, कैपिटल का, पीपल का और आइडिया का।
अब ये जो ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज की हम बात करते हैं ना, ये एट टाइम्स वॉलेंटरली होता है या फिर क्या होता है, फोर्स बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पावरफुल कंट्रीज। तो एट टाइम्स ये वॉलेंटरली हो सकता है और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल कंट्रीज के द्वारा फोर्स्ड भी हो सकता है। फोर्स कैसे हो सकता है वो पॉइंट समझो अब यहाँ पे। तो जैसे क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या करती है, कभी कभी वो पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह जो होगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अब सामान पहुंचाएगा कौन, जिसके पास सामान होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अफ्रीकन कंट्रीज भी बोलेगी कि हमें एक्सपोर्ट करना, उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे वो, ठीक है। तो उसी तरह से आप जैसे देखेंगे तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करती हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट को पुश करने के लिए टाइम्स क्या करती हैं, ये जो ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो है अंडर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन उसे फोर्स भी कर सकती है और वॉलेंटरली भी। जैसे अब इंडिया मान लो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया चाहेगा ना कि यहाँ के लोगों को सबको बांट दिया तो दूसरे देशों में बेचें, एक्सपोर्ट करें, फॉरेन एक्सचेंज कमाएं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इस एस्पेक्ट को आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज एंड दिस ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो ऑफ व्हाट, सामान थोड़ी ना बहा दे रहे हैं, फ्लो ऑफ commodities, capital, people and idea, and this flow can be voluntarily by the countries, ठीक है, और by और forced by international institutions and powerful countries। समझ में आया? तो अब ये कैसे होता है, तो ये यहाँ पे सिंपल बताया कि ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो वो जो फ्लो की बात करें वो फ्लो कैसे होता है, तो आप देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो यहां सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरे देश में बिक रहा है, दूसरे देश में लोग खरीद रहे हैं। तो इस तरह से आपको ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस ग्लोब देखने को मिलेगा। द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑन अलाउइंग द इंपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज हैव बीन रिड्यूस्ड। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशंस फोकस करती है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तेज हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाए जाते थे, जो कंट्रीज प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे क्या किया गया, ग्रेजुअली रिमूव किया गया। ध्यान रखना है कि हाउ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, तो आप बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस with greater economic flows of commodities, capital, people and ideas, and how this greater economic flow is being observed over the ground। तो आप बोलेंगे कि हाँ क्या हो रहा है कि ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहा है। रिस्ट्रिक्शंस जो है उसे जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते थे, ठीक है, ऑन अलाउइंग द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इनटू एनी कंट्री आर बीइंग रिमूव्ड। धीरे धीरे इकोनॉमीज लिबरलाइज हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमीज का लिबरलाइजेशन होना। रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमीज लिबरलाइज हो रही है। द restrictions on the movement of capital across countries have been also reduced, ठीक है। तो अब जो कैपिटल है, अब इसके चलते क्या हो रहा है, देखो कैपिटल इन द सेंस कि पैसा जो है, तो आज क्या है कि यूएस का बिजनेसमैन इंडिया में पैसा लगा देता है, इंडिया में अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे वही पॉइंट बताएगा कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत रिड्यूस कर दिए गए ताकि क्या हो, ताकि जहां पे जो सरप्लस कंट्रीज हैं, जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो उन कंट्रीज से पैसा दूसरे देशों में लगाया जा सके और दूसरे देशों का डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सके, दूसरे देशों में भी क्या हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जा सके, और ये होता भी है। तो किस तरह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ फ्लोज इन व्हाट सेंस, तो कमोडिटीज का एक्सचेंज होना, रिस्ट्रिक्शंस का रिमूव हो जाना, ठीक है, कैपिटल जो है वो भी मूव हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या है, सिर्फ कह सकते हैं पैसा और कमोडिटीज ही इकोनॉमिक एक्सचेंज को फ्लरिश नहीं करवा रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है आइडियाज के कारण भी होता है। आइडियाज के कारण कैसे होता है, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे आप समझिए फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट का पेटेंट होगा, या फिर पेटेंट नहीं कहेंगे तो हम उसे आइडिया कह लेंगे, कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूएस में बन गए, ठीक है, तो उन्हीं ईवीज की अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो वो इंडिया में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकली वो अपॉर्चुनिटीज जो यूएसए में थी वो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी आ गई है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो led to the flow of ideas across national boundaries, ठीक है। But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe। हाँ, एक चीज ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हम समझ रहे थे किस चीज को, जब हम कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझ रहे थे, तब हमने आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझाई थी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज फ्लो ऑफ कमोडिटी, कैपिटल, आइडियाज एंड पीपल। अब क्या हो रहा है कि ये फ्लो का जो पेस है ना, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट
वेरी कर सकता है कि कैपिटल बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है आज के समय में, उतनी तेजी से मूवमेंट ऑफ पीपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स प्रूव कर रहे हैं कि यस देयर इज एक्सचेंज ऑफ फ्लोज एट अ ग्रेटर लेवल। लेकिन एट द सेम पॉइंट आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो क्या हो गया कि इस फ्लो में उसी स्पीड से, जिस स्पीड से कैपिटल और जिस स्पीड से कह सकते हैं आइडियाज, ये सारी चीजें मूव हो रहे हैं, उस स्पीड से लोग मूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बट ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो वीजा वगैरह के जो लफड़े रहते हैं ना, तो कंट्रीज नहीं चाहती है डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपिंग कंट्रीज से लोग उनके यहां मूव करके आए और उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बने। ठीक है, तो यहां पे वही है कि पेस ऑफ फ्लो में वेरी, ठीक है, बट ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज, कैपिटल एंड पीपल। समझ में आई मेरी बात? दिस इज द स्टोरी। आगे देखें अगर तो consequences ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है, तो consequences ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या है? while globalization has led to similar economic policies adopted by government in different parts of the world, this has generated vastly different outcomes in different part of the world। ठीक है, तो क्या है कि consequences of globalization को अगर समझे तो while globalization has led to similar economic policies adopted by the government in different parts of the world, ग्लोबलाइजेशन के चलते सभी इकोनॉमीज ने क्या किया है अपनी, ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, जेन्युइन, इसको गहराई से सोचना कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कंसीक्वेंस क्या हो रहा है? इकोनॉमिक कंसीक्वेंस ये हो रहा है कि हर कंट्री ने सिमिलर पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। क्या सिमिलर पॉलिसीज? कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो कैपिटल के ऊपर थी, रिस्ट्रिक्शन जो प्रोडक्ट्स के ऊपर थी, कमोडिटीज के ऊपर थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया ताकि क्या हो, ज्यादा बेहतर तरीके से इंटीग्रेशन हो सके मार्केट का। ठीक है, सभी कंट्रीज ने एक ही जैसा काम किया, सभी कंट्रीज ने, जैसे अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है adopted by government in different parts of the world are similar। ठीक है, this has generated vastly different outcomes in different part of the world। और इसी के चलते लेकिन क्या हो रहा है, इसी के चलते जब सबने एक जैसी पॉलिसीज को अडॉप्ट की कि सबने अपनी इकोनॉमीज को लिबरलाइज कर दिया, सबने रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, लेकिन इसका जो इंपैक्ट हुआ है ना, ठीक है, जो आउटकम निकल के आया, तो दिस हैज जनरेटेड वास्टली डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है, आपको अलग अलग तरह से नतीजा देखने को मिला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। तो ये कंसिक्वेंसेस जो है ग्लोबलाइजेशन के, तो नो डाउट इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की अगर हम जब बात करें तो जो स्टेप लिया गया है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के लिए वो सिमिलर रहा है, सभी ने सिमिलर पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, लेकिन उसका कंसीक्वेंसेस, उसके आउटकम जो देखोगे ना, तो दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब अलग अलग तरह के, किसी ने अच्छा एक्सपीरियंस किया ग्लोबलाइजेशन के साथ, किसी ने ग्लोबलाइजेशन के साथ में बुरा एक्सपीरियंस किया। अब जब अच्छा और बुरा अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस किया, तो उसके चलते क्या देखने को मिलेगा आपको? उसके चलते आपको ये देखने को मिलेगा कि दिस हैज क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके चलते सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई है। ठीक है, दोस्त कंसर्न्ड अबाउट सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से सोशल जस्टिस जो है हैम्पर हो जाएगा, मतलब सामाजिक स्तर पे आप जैसे देखेंगे ना, तो चीजें क्या है, किसी को फायदा मिलेगा, किसी को नहीं फायदा मिलेगा। तो जो कंसर्न थे उन लोगों का एक अलग ओपिनियन रहा। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स थे, उन्हें लगता था कि हाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने दो, उससे फायदा मिलेगा, उनका एक अलग ओपिनियन रहा। अब क्वेश्चन समझो जरा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से आपको आ सकता है। एक तो बेसिकली आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाउ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो हाउ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच प्रूव्स कि हाँ इस तरह से फ्लो और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, आइडियाज और पीपल, ये सारी चीजें होती है, इससे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है आपका, दूसरा पार्ट आपको ध्यान देना है क्या है कि इसके कंसीक्वेंसेस जो हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, वो कंसीक्वेंसेस जो हैं, तो वो कंसीक्वेंसेस क्या हैं, मिक्स्ड हैं। पॉलिसी सबने सिमिलर अडॉप्ट करी, लेकिन किसी ने फायदा पाया, मतलब किसी ने फायदा पाया, किसी ने नुकसान पाया। तो यहां पे क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कंसीक्वेंसेस दो हैं, तो यहां पे क्या, इट क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन। तो लेट अस सी द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। तो दोज हु वर कंसर्न अबाउट द सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होने से जो सोशल जस्टिस वाला एस्पेक्ट है कि सामाजिक स्तर पे लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो लोग इस चीज से चिंतित थे ना, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया अपना, उनका क्या ओपिनियन था। ठीक है, तो उन लोगों का ये कहना था कि जो एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉल देखने को मिलेगा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है, तो कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दे आर वरीड फ्रॉम दैट। मैं समझाता हूं कैसे। आपने पिछले वीडियो में क्या देखा था, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, मतलब पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें आपने देखा था कि स्टेट की पावर रिड्यूस भी होती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, स्टेट की कैपेसिटी क्यों इरोड होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो कंट्रोल करने लगता है। स्टेट को बोल दिया जाता है आप वेलफेयर
वाला काम मत देखो, आप सिर्फ आपके जो मिनिमलिस्टिक रोल है ना उसको फॉलो करो, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करो, बाकी सारा सब कुछ जो है मार्केट संभाल लेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि अगर आप कंसिक्वेंस देखोगे स्टेट की सोवरेनिटी के ऊपर, तो एक कंसिक्वेंस ये भी है पॉलिटिकल कंसिक्वेंस कि ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, ये मैं कर लूंगा, स्टेट से बोलती है आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चीजें समझना होगी कि जो लोग चिंतित हैं, ठीक है, दोज हु आर कंसर्न्ड अबाउट द सोशल जस्टिस, उन्हें ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो रहा है, स्टेट का विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। स्टेट का विड्रॉल होना मतलब क्या है कि मार्केट का कंट्रोल, मार्केट का कंट्रोल मतलब क्या होगा, दे पॉइंट आउट दैट it is likely to benefit only a small section of population while impoverishing those who were dependent on the government for jobs and welfare, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एक्सेट्रा। एक बहुत अच्छा डेटा बताता हूं मैं आपको, पिछले 2.5-3 सालों में जैसे अगर आप देखेंगे तो पेंडेमिक वाला ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, तो इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन तो तब भी नहीं रुका था, कह सकते हैं कि इंटरकनेक्शन, इंटरडेवलपमेंट, थोड़ा इंटरडिपेंडेंस, थोड़ा सा पेस स्लो हो गया था, लेकिन वी वर बीइंग कनेक्टेड, ठीक है, आप दूसरे तरीके से जुड़ते जा रहे थे लोग, आईटी सेक्टर में बूम आया, सारी चीजें हुई, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में बूम आया, क्लियर हुआ। तो अब लेकिन अगर आप यहां पे चीजों पे थोड़ा गौर करोगे ना, तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अमीर थे उनकी वेल्थ और बढ़ गई है, लेकिन जो गरीब थे तो उन्होंने और सफर करना पड़ा उस पूरे पेंडेमिक वाले टाइम पीरियड में। तो वैसे ही अगर आप यहां उस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे तो यही कंसर्न है, किसका, यही कंसर्न है कुछ लोगों का, ठीक है, एक सेक्शन का जो वरीड है अबाउट द सोशल जस्टिस, ठीक है, अबाउट द सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। उन्हें ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से स्टेट का विड्रॉल हो जाएगा, और स्टेट का विड्रॉल होने के कारण जब मार्केट सारी चीजें कंट्रोल करेगा ना, तो मार्केट में यह रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, तो हर इंसान को इक्वल बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो तो एंजॉय करेगा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पॉजिटिवली, लेकिन जो एक सेक्शन रहेगा जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट था जॉब्स के लिए, वेलफेयर के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन के लिए, अब जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है वो डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर, लेकिन अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में स्टेट तो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन कर रहा है, भूख लगी है तो आपको खुद कमा के खाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हार्श रियलिटी लाइफ की यही है, क्या कि आप कुछ भी करो आपके लिए अपने आप को खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे उन्हें चिंता होती है कि स्टेट जब विड्रॉ कर जाएगा तो जो लोग बेसिक नीड्स के लिए डिपेंडेंट है वो भी अपनी बेसिक नीड्स से क्या हो जाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है। दे हैव एम्फसाइज्ड द नीड टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स और क्रिएटिंग सोशल सेफ्टी नेट्स। उन्होंने इस बात पे जोर दिया क्या कि सोशल सेफ्टी नेट्स पे फोकस किया जाए। अब एक शॉर्ट आंसर आपका ये बन जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सेफ्टी नेट्स। तो सोशल सेफ्टी नेट्स में आपको समझाता हूं, देखो क्या हो रहा है कि यहां पे जैसे अगर आप चीजों को समझेंगे ना, तो जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं जिनका सबसे पहले ध्यान आता है, उन्हें भी पता है कि जब इकोनॉमीज में कंपटीशन बढ़ेगा, आप इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस बड़ा हो गया, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो एक सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड सेक्शन जो है वो सफर कर जाएगा। इसके लिए जब भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, मतलब जब भी जैसे इंडिया में 1990s में हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया गया, तो ऐसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स में यह ध्यान दिया जाए कि कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स क्रिएट किए जाएं। मतलब ऐसा नहीं मछली के जाल की तरह डाल दोगे, ठीक है। सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब यहां पे ये है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे सब्सिडी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कहीं से सपोर्ट हो गया, ताकि जिससे हो क्या कि जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, उन्हें क्या किया जा सके, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट होगा उन्हें बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। सो ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड अबाउट द सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दे हैव आर्ग्यूड, क्या आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया सिंपल सा कि हमें फोकस करना चाहिए, किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए कि स्टेट का विड्रॉल जो है वो किसी एक सेक्शन को बेसिक नीड से डिप्राइव ना कर दें, सोशल सेफ्टी नेट्स वगैरह का प्रोविजन बनाया जाए ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कम हो, ठीक है। मेनी मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फील दैट सेफ्टी नेट्स आर इनसफिशिएंट एंड अनवर्केबल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब ऑन पेपर है, इन रियलिटी लोग सफर कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत सारे मूवमेंट्स का आउटकम ये निकल के आया कि जो भी सोशल सेफ्टी नेट्स की बात भी करती है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है बात करती है कि चलो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो हम बचाएंगे लोगों को, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं, ठीक है, ठीक है। दे हैव कॉल्ड फॉर ए हॉल्ट टू फोर्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फॉर इट्स रिजल्ट would lead to economic ruin of the weaker countries, especially for the poor within these countries, ठीक है। और at times इसीलिए जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हम क्या कह सकते हैं, अपोजिंग ग्रुप था, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा कंसर्न था, उन लोगों ने इस ग्लोबलाइजेशन को क्या कहा पता है, रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस समय पे एक समय पे अत्याचार
किसने किया था? कॉलोनियल पावर्स ने यूरोप की, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने जगह जगह जाके कॉलोनी बना ली थी और एक्सप्लॉइट करते थे ना। तो अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं है, एक तरह का क्या है, रीकोलोनाइजेशन है। आपको एक बार थीम फिर से पकड़ना पड़ेगा। चलो मेरे साथ जरा एक बार वापस से टॉपिक को रिविजिट करते हैं। हमने इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में देखा कि सबसे पहले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो भी रहा है, हाँ हो रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हमने ये समझा पूरा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसे अपोज करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस वो नेगेटिव देखते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस को वो पॉजिटिव देखते हैं। जो लोग अपोज करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, उन लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या है? उन लोगों का पूरा आर्ग्यूमेंट ये है, ठीक है, और उनके आर्ग्यूमेंट में उन्होंने पाया कि नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, सोशल सेफ्टी नेट्स जो आप दे भी रहे हो तो दे आर अनवर्केबल, ठीक है, दे आर अनवर्केबल एंड इनसफिशिएंट, और इसी के चलते वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हॉल्ट पे लाने की बात करते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है, वीकर कंट्रीज हैं, पुअर जो है कंट्री में, ठीक है, इट विल रूइन देयर लाइफ, और इस पूरे प्रोसेस को दे सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिकोलोनाइजेशन। वो इसे रिकोलोनाइजेशन के चश्मे से देखते हैं कि एक समय पे यूरोपियन पावर्स ने जैसे एक्सप्लॉइट किया था, उन यूरोपियन कंट्रीज की कंपनीज जो है ग्लोबलाइजेशन के नाम पे वीकर सेक्शन जो है, पुअर कंट्रीज जो है, वहां के स्पेसिफिकली पुअर पॉपुलेशन जो उन्हें क्या कर रही है, उन्हें उनका खून चूस ले रही है, ठीक है। और ये कैसे, तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है आई गेस, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान होगा। क्लियर हुआ? और सर 12th का पढ़ते पढ़ते हम आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूल जा रहे हैं, ठीक है, गजनी हम। तो देखो यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो पढ़ते हो ना किसी भी क्लास में, उसे आंसर लिखने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ा करो, उसे समझा करो, जी के देखा करो इस टॉपिक को, ठीक है। अब वहीं पे पैरेलल में अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस जो हैं, तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में जो सपोर्टर्स रहे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, उनका ओपिनियन क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस का पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव जो है तो पॉजिटिव देखने वालों का ये स्टैंड होगा, और नेगेटिव भी है तो नेगेटिव देखने वाले जो सोशल जस्टिस के बारे में कंसर्न थे उनका स्टैंड ये रहा, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव देखने वालों की बात करें तो दोज हु सपोर्टेड द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर देयर ओपिनियन, तो उनका ओपिनियन ये है, दे आर्ग्यू दैट इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग फॉर लार्ज सेक्शन, ठीक है, लार्जर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन देयर इज डीरेगुलेशन, ठीक है। अब आपको ये चीज समझना होगा क्या कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में एक पार्ट ये रहा कि दे आर्ग्यू दैट it generates greater economic growth and well-being for larger sections of the population when there is deregulation। जब आप चीजों को डीरेगुलेट कर देते हो, जब मार्केट्स को आप ओपन कर देते हो, जो सपोर्टर्स है वो लोग क्या कह रहे हैं, तो उनका ये मानना है उससे क्या होगा, उससे लोगों का ज्यादा भला होगा, लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। दिखती बात है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि सबको मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी, जॉब मिलेगी लोगों को, ठीक है, लोगों के पास में और अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि हम यहां से पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ, ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउस each economy to do what it does best, ठीक है, this would benefit the whole world, ठीक है। और इसके चलते क्या होगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड को आप देखेंगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है। जब आप ग्रेटर ट्रेड को अलाउ करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा इकोनॉमी में पैसा, तो सबको फायदा मिलेगा, ये आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने। दे आल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इट इज नॉट वाइज, ठीक है, चतुरता नहीं है ये, टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री। कुछ मतलब जो सपोर्टर्स है ग्लोबलाइजेशन को, उनका ये कहना है कि दिस इज द मार्च ऑफ हिस्ट्री, इतिहास इसी तरह से आगे बढ़ता है कि जैसे जैसे मतलब, और ये देखो बहुत कह सकते हैं ना इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है ऑफ सोशल साइंसेस कि एज वी मूव्ड अहेड, ठीक है, हम दुनिया में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए ना, हमने अपनी इकोनॉमी को क्या करते चले गए, और कॉम्प्लेक्स बनाते चले गए, ठीक है। इकोनॉमी को हमने हमारी सोसाइटी को और कॉम्प्लेक्स बनाते चले गए। मतलब ये यही है कि जब शुरू मतलब वैसा है ना, एक बहुत अच्छी कविता भी है वो कि शुरुआत में सब चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं, चीजें कॉम्प्लेक्स होते चले जाती है, ठीक है। तो वैसे ही ग्लोबलाइजेशन जो है, तो ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस जो है वो तो इनएविटेबल है, वो हो के रहेगा, ठीक है, वो इनएविटेबल है, वो हो के रहेगा, ठीक है। दे आल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल, और उन्हें ऐसा उनका ये मानना है कि अब जो हो के रहेगा उसे होने दो, ठीक है। इट इज नॉट वाइज टू इंटरप्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जिस तरह से बढ़ेगा उसे बढ़ने दो, आप उसे रोको मत, ठीक है। मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन say that globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it अनक्रिटिकली, ठीक है। तो अब आपको ये चीज भी समझना होगा कि मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो थोड़े से मॉडरेट सपोर्टर है ना ग्लोबलाइजेशन के, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ भक्त होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को हमेशा ही अच्छा बताएंगे, ठीक है, लेकिन जो थोड़े से कह सकते हैं ना कि क्रिटिकल बेंड ऑफ माइंड के साथ में लोग रहते हैं, जो चीजों को एनालाइज करते हैं, तो जो मॉडरेट सपोर्टर मतलब गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, उनका भी ओपिनियन देख लो। तो दे से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंज
that can be responded to intelligently without accepting uncritically। ठीक है, तो अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में चैलेंज है, ग्लोबलाइजेशन में फायदा है तो उसमें नुकसान भी है, और हम क्या है अनक्रिटिकली मतलब आंख बंद करके ऐसा नहीं बोल सकते कि अंधेरा है, आप आंख तो खोलो, देखो तो सही चीजों को, फिर समझो और फिर अपना आर्ग्यूमेंट दो। तो उन्होंने बोला कि हमें ग्लोबलाइजेशन को ऐसा नहीं कि अरे बहुत बढ़िया चलो ले आओ ग्लोबलाइजेशन, उसे आपको डिबेट डिस्कस करना पड़ेगा, उसको क्रिटिकल एंगल से मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज, दिस वर्ड हैव अ ह्यूज फैन बेस। ठीक है, मतलब आप जब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ना किसी चीज को, तो आपको उसमें कितना ही अच्छा हो लेकिन आपको उसमें कमियां दिखती है, और वो कमियां जो दिखती है तो वो और अच्छा बनाती है चीजों को। ठीक है, तो आई वुड लव टू क्रिटिकली एनालाइज योर आंसर्स। आप जब भी आंसर्स लिखें तो उसमें अगर कहीं कमियां हैं तो कोई कमी बता रहा है तो उस पर इंप्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं आपको जो एक पार्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि ये हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, हाँ है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कंसिक्वेंसेस क्या है, तो कंसिक्वेंसेस नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर दी रीजंस ड्यू टू विच अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज वरीड अबाउट सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो वो क्यों वरीड है, तो आप बताएंगे स्टेट का विड्रॉल होना, इम्प्रोविज्ड सेक्शन जो है वो, डाउन टोडन सेक्शन जो है वो डिप्राइव रह जाएगा। ठीक है, सोशल नेट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं, सोशल सेफ्टी नेट्स, वो उतनी कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिस कारण से इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस को लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। whereas at the same time every coin is having two sides, तो दूसरा साइड जो है तो कुछ सपोर्टर्स भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, और उनका आर्गुमेंट ये है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं, नोबडी कैन इग्नोर द इंक्रीज्ड, ठीक है, मोमेंटम टुवर्ड्स द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, businesses and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या कि आज के समय में जो इंक्रीज मोमेंटम है, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस, ऑर्डिनरी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो भी आपको इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस देखने को मिल रहा है, ये जो मोमेंटम में आपको पेस तेजी से देखने को मिल रहा है, लोगों का जुड़ना, बिजनेसेस का जुड़ना, गवर्नमेंट्स का जुड़ना, वो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के कारण है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, कल्चरल जो कंसिक्वेंसेस हैं उनके बारे में समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कंसिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, तो ब्रॉडली जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझा था, जो कंसेप्ट ऑफ मतलब जो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में समझा था कि ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो आपको वो मल्टीपल डायमेंशन समझ में आ रहे होंगे कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में कल्चरल कंसिक्वेंस को पढ़ते हैं। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।